है? अरे माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये लाशों पे खेल है, लेकिन दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? लोग शासन करना चाहते हिंदू मुसलमान करके। हर मस्जिद में इनको मंदिर नजर आ रहा है, हर जगह खुदाई कर रहे हैं। अब इन्हें मालूम नहीं, कानून की भी जानकारी नहीं है। जय भारत, मैं हूं विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। हम लखनऊ के हजरतगंज दारू सफा यहाँ पर जनता है। हम बात करेंगे, बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, सपा कार्यकर्ता हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे लेकिन छोटे छोटे मुद्दा नहीं देखे जा रहे हैं। जैसे स्कूल है सरकारी या फिर भी ब्लॉक है या तहसील है, इन सब पर निवारण नहीं हो रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इनके बातों पर? इन्हीं के बातों पर ये बता रहे हैं कि गुंडागर्दी की सरकार है। मंत्री जी 11 साल से है इधर। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 56 इंच का सीना लिए हुए कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तब कैसे गोला बारूद अंदर चला आता है, कैसे घुसपैठिए चले आते हैं। अभी आप संभल की बात कर रहे थे कि वहाँ पाकिस्तान का जो है कारतूस मिल रहा है, असलहा अमेरिका के मिला, कहाँ न्यूजीलैंड का मिला, कहाँ का मिला। तो 11 साल से आपके एलआई, इंटेलिजेंस, रा और सीबीआई क्या कर रही थी, कैसे आ गया? अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसको क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन इस पे जो है नहीं बोल रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी ऐसे कहते हैं कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। तो अगर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो ये घटनाएं कैसे घट रही है? तो इस पे आप आइए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बड़ा हृदय करना चाहिए और लोगों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं ये। तो इनको जो है नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब राम राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो दूसरे पे आप लोग आरोप लगा रहे थे। दूसरे सरकारों को आप जंगल राज कहते थे, ये तो राम राज्य की सरकार तो जंगल राज से भी बदतर सरकार हो गई है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के बेस में, किसान के बेस में, कभी किसी थाने में या किसी तहसील में गए? हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और बनते हैं कि जो है संत महंत मुख्यमंत्री। कैसे संत महंत मुख्यमंत्री है कि जिसके सरकार में जो है इस तरह का अत्याचार, अन्याय और अपराध और भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह के जो है कांड हो रहे हैं। बस केवल ये लोग शासन करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान करके। हर मस्जिद में इनको मंदिर नजर आ रहा है, हर जगह खुदाई कर रहे हैं। अब इन्हें मालूम नहीं, कानून की भी जानकारी नहीं है कि 1947 से पहले जो भी जैसा था आज़ादी के बाद वो वैसा रहेगा, ये कानून कहता है। उसके बाद आप कैसे सर्वे का आदेश दे रहे हैं जज महोदय लोग, और कैसे इस तरह त्वरित इस तरह का कार्रवाई होने लगती है? दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए, लेकिन ये लोग जानबूझकर ये दंगा करवा रहे हैं। ये मानव और मानव में लड़वा रहे हैं, इंसान और इंसान में लड़वा रहे हैं। लड़वा के केवल सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। खूब डालो और राज करो की अपना रहे हैं। यही राम राज्य है क्या? राम राज्य में ऐसे राज होता था? ये तो परिकल्पना से भी बहुत दूर निकल गए कि ये गुंडा राज से भी बदतर राज हो गया। क्या चाहते हैं ये लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या यही राम राज्य है? अरे माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये लाशों पे खेल है, लेकिन यहाँ की जनता चाहती है कि ये जो है भारतवर्ष और विकास करे, उत्तर प्रदेश और विकास करे। लेकिन ये लोग जितने भ्रष्टाचारी हैं, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, माननीय प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे और अपने बगल में बैठे हैं और कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भ्रष्टाचारी थे उस सबको भारतीय जनता पार्टी में मिला लिए, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी कर लिए। और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी जितने एमएलए और एमपी हैं, जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस है भ्रष्टाचारी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी क्यों नहीं जांच कराते? लखनऊ में बड़े बड़े हवेली, जिस जिले में है वहाँ बड़े बड़े हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल और जो है नोएडा, गाजियाबाद में भी बड़े बड़े हवेली, 100-100, 200-200 बीघे का कृषि फार्म। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं और 6-7 फॉर्च्यूनर लिए। ये कहाँ से आया? माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बताते? ये भ्रष्टाचारी इनके बगल में बैठते हैं और संत महंत मुख्यमंत्री बने बैठे हैं।
तो आपके संत महंत ईमानदार होने से क्या फायदा, जब जनता का विकास का निधि खा के इतने मोटे हो गए हैं कि अरबपति हो गए हैं, इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते, इनको जेल क्यों नहीं भेजते। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये काम कर दें, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजें, इनकी संपत्ति जब्त करें, ये लोग सदियों सदियों पूजे जाएंगे, हम लोगों के दिलों पे इनका राज रहेगा सदियों सदियों। लेकिन ये लोग कहाँ करें, ये लोग तो भ्रष्टाचारियों के सरदार निकले, सभी भ्रष्टाचारियों के लोग पाल रहे हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी पाल रहे हैं, वहाँ के देश के प्रधानमंत्री जी पाल रहे हैं। तो ये कैसा रामराज है? क्या यही रामराज है कि जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं उनको आप पाल रहे हैं, गले लगा रहे हैं? इधर प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरे ताव से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ पाएगा। तो अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी क्या है जिसपे स्वयं प्रधानमंत्री जी आरोप लगाए थे कि 70,000 करोड़ का अजीत पवार घोटाला किया, चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, वो आज क्या कर रहे हैं, किसिंग किसिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है प्रधानमंत्री जी, जरा जवाब दें। लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। जनता आपसे सवाल पूछती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 140 करोड़ गरीब जनता आपसे सवाल पूछती है कि आप भ्रष्टाचारियों को क्यों गोद में उठाए। आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं। तो ऐसी सरकार को हम लोग बदलना चाहते हैं और ये बदलेंगे जरूर। ये लोग गरूर में चूर है, जितने भ्रष्टाचारी को जो है गले लगा रहे हैं, ये लोग गरूर में चूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका गरूर टूटेगा। जब रावण का गरूर नहीं रहा, रावण का घमंड नहीं रहा, तो आपका घमंड भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग देख लीजिए, एक दिन आपका भी घमंड खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत। आपने एक सवाल किया परिषदीय स्कूल। जी बिल्कुल, आपको कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, और इस पर कोई चर्चा भी नहीं करता है। नहीं, हम कर रहे हैं जी। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर। परिषदीय स्कूल किसके हैं? गवर्नमेंट। बीएसएनएल किसका है? गवर्नमेंट। ये सरकार अपने बेटे को नहीं बढ़ा रही, ये सरकार उसको बढ़ा रही है भतीजे के भतीजे को। बीएसएनएल को अगर आप बढ़ाओ, आज जियो कौन सी चल रहा है, 5 जियो चल रहा है, एयरटेल से चल रहा है। नहीं, ये कौन सा चल रहा है, 5 है 6 क्या, जियो क्या, 5G हाँ चल रहा है। बीएसएनएल को ये कहाँ रख रहे हैं? कोई तरक्की का रास्ता देख रहे हैं? जबकि ये उनका बेटा है। और जियो, एसआर और एयरटेल ये सौतेला बेटा, इसको बहुत तेज बढ़ा रहे हैं। तो प्राइमरी स्कूल, परिषदीय स्कूल जो हैं, आप उनको बढ़ाओ। और जो पूंजीपतियों के, एमएलए एमपी के पूंजीपतियों के स्कूल खुले हैं कुत्ता बिल्ली के नुमा, उस पर अंकुश लगाओ। जो नौजवानों का शोषण करके शिक्षाएं चलाते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं और 2,000 और 4,000 और 5,000 तनख्वाह देते हैं, बच्चे फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं। कहाँ पर नहीं जान पाते, बुक नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ रटाया जाता है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। टाट पट्टी का पढ़ा, सर्वे कर लेना पूरे हिंदुस्तान के IAS IPS का सर्वे कर लेना। वही IAS PCS IPS हैं जो टाट पट्टी को प्राइमरी स्कूल में पढ़ के गए। आज भी वही है, प्राइमरी स्कूल का पढ़ा बच्चा आगे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ रटाया जाता है। करो व्यवस्था, प्राइमरी स्कूल को बेंच दो, प्राइमरी स्कूल को शाम पढ़ दो, मास्टरों पर अंकुश लगाओ। देखिए कैसे नहीं प्राइमरी स्कूल आगे बढ़ता। प्राइमरी स्कूल तो आप बंद करते जा रहे हो, इसलिए बंद कर रहे हो ताकि आपके सौतेले स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाए, मोटी फीसें उनको मिलती जाए। आपको परिषदी क्या एक कंपोजिट विद्यालय खोल दिए, लोगों की नज़र नहीं गई। कंपोजिट विद्यालय खोल करके प्राइमरी स्कूल के एक हेडमास्टर की पोस्ट ये सीधे डकार गए। अब कंपोजिट स्कूल में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल का एक हेडमास्टर होगा, अब पहले दोनों के 2 हेडमास्टर होते। तो परिस्थिति को संभाल नहीं रहे और कह रहे हो परिस्थिति में बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्यों पढ़ेगा? हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। नहीं, क्यों पढ़ेगा, क्यों जाएगा? इसलिए प्राइवेट सेक्टर के स्कूल जो नौजवानों का शोषण कर रहे हैं 2,000-4,000 रुपए पर और फीस मोटी ले रहे हैं,
उस विद्यालय पर अंकुश लगाया जाए और प्राइमरी स्कूल को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूल उनसे बेहतर चले। प्राइमरी स्कूल का अध्यापक BA BEd MA BEd BTC होता है और उनके यहाँ का अध्यापक हाई स्कूल इंटर होता है। ये दो तरह का चिंतन नहीं चलने पाएगा।